मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक 22 का चैप्टर चल रहा था गुड मॉर्निंग में, समझ गए होंगे। यानी मॉर्निंग के टाइम में वॉइस का क्लास ले रहा हूँ। अब मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पर गति लाई जाए, कुछ और पोर्शन है, अभी तो बहुत कोर्स है, तो बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे स्टूडेंट, जो छोटे जूनियर स्टूडेंट हैं, कि सर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ाते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ाए, टेंस नहीं पढ़ाए, सीधे उतर गए वॉइस पर। तो उन बच्चों के लिए तो तकलीफ हो रही होगी, तो उनकी भलाई के लिए मैंने सोचा है कि दूसरे टाइम में, इवनिंग टाइम में क्या शुरू किया जाए, नीचे के पोर्शन का यानी बेसिक इंग्लिश से संबंधित जो पोर्शन है उसको स्टार्ट किया जाए। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो चलते हैं भैया। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप आज पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो संभव नहीं है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक ही क्लास में फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। लोग कर भी देते हैं, लेकिन आपकी सर द्वारा तो उम्मीद मत करिएगा। अगर मेरे स्टूडेंट आप बन चुके हो तो अब तो फिर कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन न्यू व्यूअर हो भैया, अगर खोले हो तो आपको मुझे समझने के लिए 2-4-6 वीडियो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से क्लास ले लीजिए, तब जा कर के मेरा शिष्य बनिएगा। शिष्य बनने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। मैं कभी नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। सोशल वर्क मान कर के ये काम किया जा रहा है। चलते हैं, शुरू कर देते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में दो ही शब्द मुख्य होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है ना जी, आ रहा है ना जी। इसका मतलब कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो ही मुख्य भाग होते हैं किसी भी सेंटेंस का। किसी भी सेंटेंस का दो मुख्य भाग होते हैं। तो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई सेंटेंस है जिसकी लंबाई 9 है, क्या भैया, यह कोई सेंटेंस है, और थोड़ा सीधा करता है, इधर तिरछा होगा। आपको भली भांति समझना होगा इस क्लास को। इस लाइन के बराबर कोई सेंटेंस लिख दिया गया है। सेंटेंस हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां फिनिश हो रहा है, ठीक। और इस सेंटेंस में दो ही शब्द है, दो ही शब्द है। तो पहला शब्द आपका सब्जेक्ट होगा और दूसरा शब्द प्रेडिकेट होगा। अब आगे ये क्वेश्चन उठता है कि पहला शब्द सब्जेक्ट है तो वह क्या है, और दूसरा शब्द आपका प्रेडिकेट है तो वह क्या है, ये सवाल उठेगा। तो इसका उत्तर तभी मिल सकता है जब शब्दों की हम संख्या बढ़ाते जाएं। लेकिन अगर एक ही शब्द सब्जेक्ट के स्थान पर हो और एक ही शब्द प्रेडिकेट के स्थान पर, तो ध्यान दीजिए, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द है तो वह नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव अथवा जेंड होता है। आगे हम इसको इन डिटेल पढ़ाएंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। और प्रेडिकेट पार्ट में अगर एक ही शब्द है तो वह क्रिया होगी, और वह क्रिया जानते हैं कौन सी क्रिया होगी, सदैव इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इस चैप्टर को खूब बारीकी से पढ़ना, तो इससे यह फायदा होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में मदद मिलेगी,
टेंस को पढ़ने में मदद मिलेगी। बिना इस चैप्टर को पढ़े आप काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी नहीं पढ़ पाओगे, और बिना काइंड्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप टेंस भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये तीनों टॉपिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टेंस रिलेटेड है, को रिलेटेड। इस कड़ी में हम पढ़ाने वाले हैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके बाद सीधा टेंस। बहुत ज़बरदस्त ये अलग से हमने टाइम निकाला। ऑफलाइन का भी क्लास चलता है भैया, प्रैक्टिस बैच भी चलता है, तो आपके लिए भी समय निकालना पड़ता है मुझे। तो जैसे समय मिल रहा है वैसे मैं काम कर रहा हूँ। तो यह हुआ ये फुल लेंथ में, यह फुल लेंथ में कोई सेंटेंस है क्या भैया? कोई सेंटेंस है, हमने यहाँ लिख दिया सेंटेंस। चलिए, कोई फुल लेंथ में सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में दो ही शब्द आ रहे हैं, तो दो पार्ट हो गए। क्या हो गया भैया? 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला हो गया क्या? सब्जेक्ट। पहला क्या हो गया? सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। चलिए, ये दूसरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। तो इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं, यानी सेंटेंस के दो मुख्य भाग हो गए। पहला हो गया सब्जेक्ट, फर्स्ट कर देते हैं, और दूसरा हो गया प्रेडिकेट। जो छोटे बच्चे हैं हाई स्कूल, यहां तक कि जूनियर हाई स्कूल, उनको भी ये काम करेगा चैप्टर, सबके लिए, छोटे से बड़े सबके लिए। हाँ, मैं सीधा वॉइस पढ़ाने लगा तो उसमें जो जूनियर बच्चे हैं, मैं देखता रहता हूँ अपने यूट्यूब का ये डैशबोर्ड पर कि 13 से 18 एज वाले भी पढ़ रहे हैं बेचारे, लेकिन बीच में बंद कर देते हैं। क्यों? उनको थोड़ा टफ लगता है। तो आप पढ़ना शुरू करो बेटा। अब आपके लिए मैटर शुरू हो गया। तो दो भाग हो गए, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब सुन लो, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द आएगा, ये आगे हम नियम बना करके लिखाएंगे आपको, तो वह होगा नाउन प्रोनाउन इन्फिनिटिव वाजिब। मान लीजिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर दो शब्द आ जाते हैं, मैंने क्या बोला जी? सिर्फ एक शब्द। दो भाग तो मैंने कर दिया, दो भाग मैंने कर दिया। पहला भाग सब्जेक्ट और दूसरा भाग प्रेडिकेट। हाँ, मीनिंग हिंदी, अगर हिंदी लेना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट का मतलब जनरली आप करता पढ़ते हो। लेकिन एक अर्थ और होता है इसका उद्देश्य। अब आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट को कब कर्ता कहते हैं और सब्जेक्ट को कब उद्देश्य कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, यह अंतर मैं आगे के क्लास में बताऊंगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस का यह पहला क्लास है। क्या है जी? पहला क्लास है, ठीक है जी। तो इसमें हम सोच रहे हैं कि पार्ट वाइज कर दिया जाए, प्लान के हिसाब से किया जाए। क्या किया जाए? प्लान के हिसाब से। मुख्य हेडिंग होगी पार्ट ऑफ सेंटेंस, भाग क्या कर दिया जाए? पार्ट 1 कर दिया जाए। ठीक, सीधा सीधा। तो आज के क्लास में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं क्या जी? सेंटेंस के दो भाग। क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस के दो भाग। पहला होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का भैया मीनिंग क्या होगा? प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। ओके, अब यहां पर इस सेंटेंस में दो ही शब्द नजर आ रहे हैं। पहला एक शब्द जो है,
सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द आता है तो उसे केवल सब्जेक्ट ही आप कहोगे और कुछ नहीं कहोगे। दूसरे शब्द को आप प्रेडिकेट कहोगे, लेकिन जनरली एक शब्द आने पर आप प्रेडिकेट नहीं करते हो, ना हम करते हैं ना कोई करता है, सीधे उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया। यानी प्रेडिकेट के स्थान पर अगर एक शब्द आता है तो हर हालत में वह क्रिया होगी और वह क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। अगले क्लास में हम नियम बना करके इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है जी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के स्थान पर अगर एक शब्द है तो केवल एक सब्जेक्ट कहेंगे। अब मान लीजिए कि दो शब्द आ गए, तब क्या करोगे? ये देखो, तो पहले शब्द को आप क्वालिफायर कहोगे। क्या कहोगे? क्वालिफायर कहोगे। और दूसरे शब्द को आप मेन वर्ड कहोगे। क्या कहोगे आप? मेन वर्ड। तो जब एक ही शब्द आता है तो वह मौखिक सुन लो, आगे हम नियम बताएंगे, पहले आप मौखिक सुन लो, आगे नियम बताएंगे। तो केवल एक शब्द होने पर वह नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, इन्फिनिटिव होगा अथवा जेंड होगा। लेकिन जैसे ही दो शब्द होंगे तो उनमें से पहला जो शब्द होगा क्वालिफायर होगा, दूसरा मेन वर्ड होगा। अब ऐसी दशा में यह जो मेन वर्ड है सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। क्या होगा? ऑलवेज नाउन। क्या होगा? या ऑलवेज नाउन होगा। ओके, अब क्वालिफायर क्या चीज होता है भाई? इसी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द। अब सवाल ये उठता है कि जब दो ही शब्द हैं तो क्वालिफायर क्या होगा? सुन लो, जब दो ही शब्द हैं तो मेन वर्ड जो होगा सब्जेक्ट का वह नाउन होगा और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्वालिफायर होगा। और वह क्वालिफायर जानते हो, डिटरमिनर होता है। क्या होता है? डिटरमिनर होता है। तो हम इस क्वालिफायर का नाम लिख लेते हैं डिटरमिनर। ध्यान देना, क्या लिख दिया? डिटरमिनर। अब आगे सुनो, दो शब्द हैं तो पहला शब्द ऑलवेज नाउन हुआ जो मेन वर्ड है, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्वालिफायर है। क्वालिफायर के साथ तो कितने शब्द हैं? एक ही, तो वह हमेशा डिटरमिनर होगा। अब सवाल ये उठता है कि डिटरमिनर क्या होता है? तो डिटरमिनर जो है नाउन के क्षेत्र को डिटरमाइन करने वाला शब्द होता है। नाउन के क्षेत्र को डिटरमाइन करेगा, निर्धारित करेगा। और निर्धारित करने का दो तरीका है, या तो इसके क्षेत्र को घटा दिया जाए या तो इसके क्षेत्र को, एरिया को बढ़ा दिया जाए। अतः इस डिटरमिनर के स्थान पर जानते हो आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल का, और पॉसेसिव एडजेक्टिव का, ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। आर्टिकल के अलावा जो भी शब्द आएगा वह सब के सब कोई ना कोई एडजेक्टिव होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पॉसेसिव एडजेक्टिव, ध्यान देना, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, समझे भैया, वगैरह वगैरह का प्रयोग होगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यानी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? क्वालिफायर होता है। और उस क्वालिफायर की लिस्ट में आर्टिकल भी होगा, क्योंकि आर्टिकल को भी एडजेक्टिव ही माना गया है। जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो भी एडजेक्टिव्स की ही भांति प्रयुक्त होते हैं, एडजेक्टिव का ही कार्य करते हैं। अतः उन्हें भी क्वालिफायर्स कहा गया।
अब क्वालिफायर का मतलब होता क्या भैया? तो क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला। तो किसकी विशेषता? मेन वर्ड की। और मेन वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। अब मेन वर्ड का मतलब होगा आपका मुख्य शब्द। क्या होगा? बोलिए, मुख्य शब्द होगा। ये हुआ। तो जब दो ही शब्द है तो हमारा मुख्य शब्द हमेशा नाउन होगा। उस नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्वालिफायर कहेंगे, और वह क्वालिफायर डिटरमिनर होगा। और डिटरमिनर का अर्थ होता है निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक। निर्धारक है भैया। निर्धारक का मतलब होता है निर्धारित करने वाला। क्या जी? निर्धारित करने वाला। क्या निर्धारित करने वाला? अरे मेन वर्ड अर्थात नाउन की सीमा को निर्धारित करने वाला, उसके क्षेत्र को, एरिया को निर्धारित करने वाला। तो डिटरमिनर क्या होता है, इस पर तो क्लास चलेगा ही। ठीक, अभी तो चार्ट बनाया जा रहा है, इसका क्या पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। और चलते हैं, अगर सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द और बढ़ा दो, यानी कुल टोटल संख्या 3 कर दो। ध्यान दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक शब्द है तो उसे केवल सब्जेक्ट कहोगे, और वह होगा नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव अथवा जर्म। और यदि सब्जेक्ट के स्थान पर 2 शब्द होते हैं तो एक शब्द उसमें से मेन वर्ड होता है जो सदैव नाउन होता है। अब यह ना तो प्रोनाउन हो सकता है, ना तो इंफिनिटिव हो सकता है, ना जर्म हो सकता है। और दूसरा शब्द क्वालिफायर होता है। अब क्वालिफायर सिर्फ एक है, ध्यान देना, तो वह डिटरमिनर है। जैसे तुम 3 शब्द बढ़ाओगे, 3 शब्द करोगे, सब्जेक्ट के स्थान पर 3 शब्दों का प्रयोग करोगे, तो एक मेन वर्ड रहेगा जो ऑलवेज नाउन रहेगा, और जो 2 शेष शब्द होंगे वह क्वालिफायर के अंतर्गत आएंगे। तो जो 2 शेष शब्द होंगे क्वालिफायर के अंतर्गत आएंगे, तो उनमें से एक डिटरमिनर होगा और दूसरा होगा एडजेक्टिव। दूसरा क्या होगा? एडजेक्टिव। ध्यान देना भैया। चलो, कुल टोटल संख्या गिन लो, 1 2 3। अब इसे यहां पर मत गिर देना, इसी में है, इसी के स्थान पर 2 शब्द है। 1 2 3 टोटल संख्या। इसके ऊपर कितनी संख्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ आ गए तो 3। 1 2 3। एक शब्द और बढ़ा दो, 4 शब्द कर दो। सब्जेक्ट के स्थान पर 4 वर्ड्स का प्रयोग कर दो, तब क्या होगा? मेन वर्ड तो एक ही होगा जो ऑलवेज नाउन होगा, और शेष 3 क्वालिफायर्स होंगे। शेष 3 क्या होंगे? क्वालिफायर। इसका मतलब क्वालिफायर्स का स्थान पर कुल टोटल कितने शब्द हो जाएंगे? 3। तो तीसरा शब्द भी जोड़ दो, और वह तीसरा जो शब्द होगा क्या होगा भैया? एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज होगा। डिटरमिनर का मतलब निर्धारक होता है, एडजेक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हो विशेषण होता है, और एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव से बना हुआ फ्रेज हो गया। ओके, इस तरह से सब्जेक्ट के स्थान पर कुल कितने शब्द आ गए? 4। कौन कौन? एक शब्द है मेन वर्ड, और शेष 3 क्या है? क्वालिफायर्स। अब यह सब्जेक्ट अपने फुल लेंथ में आ गया। क्या आ गया? फुल लेंथ में आ गया। परंतु एक चीज और इसी क्लास में जान लो, आगे नियम बन करके आएगा, आगे के क्लासेस में नियम बन करके आएंगे, फिर भी यहीं पर जान लो। टर्म के आधार पर कुल 4 हो रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान। एक मेन वर्ड, फिर 3 क्वालिफायर, जिसमें पहला डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। इन दोनों का जो प्रयोग होगा हमेशा मेन वर्ड के
लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी हम नियम में दिखाएंगे, बताएंगे आप। अब चलिए एक खास बात और जान लीजिए, इसमें शब्दों की संख्या बढ़ सकती है, तो डिटरमिनर के स्थान पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द होगा, उसकी लिस्ट हम देंगे आगे के नियम में। और एडजेक्टिव फ्रेज के स्थान पर भी एक ही फ्रेज रहेगा, इसको भी हम समझाएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन एडजेक्टिव के स्थान पर एक से अधिक शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं, इस तरह से सब्जेक्ट के स्थान पर शब्दों की संख्या बढ़ जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना, 5 तो कुल 4 ही रहेंगे, एक मेन वर्ड और शेष 3 क्वालिफायर्स रहेंगे। ओके, भले ही यहाँ पर एक एडजेक्टिव के स्थान पर 2, 3, 4 यानी 1, 2, 3, 4 मोर देन 1 एडजेक्टिव का आप प्रयोग कर सकते हो। उसका भी हम नियम बताएंगे कि जब एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो उन्हें किस क्रम में आप लिखोगे, किसको पहले और किसको बाद में। तो एक तरह से यह चार्ट और आज का क्लास पूरे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का क्या इंट्रोडक्शन है, साथ ही साथ सेंटेंस के पार्ट्स का क्या है, एक नमूना है, आगे तो खुलेगा 1 by 1। अब हम चलते हैं प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट तो भैया फिनिश हो गया, इसके पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब प्रेडिकेट पार्ट फिर से हम रिपीट करते हैं। अगर सेंटेंस की लंबाई इतनी है, इतना बड़ा सेंटेंस है, तो उसमें 2 ही भाग होंगे, पहला होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के तो मैंने चर्चा कर दिया, प्रेडिकेट की चर्चा आगे हो। प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त शब्द को जनरली हम सीधे वर्ब बोल देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सीधा कर देते हैं। कारण क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट अगर सिंगल वर्ड है तो वह सिंगल वर्ड क्या होगा, वह सिंगल वर्ड वर्ब होता है। क्या होता है भैया, वर्ब होता है। ये तो लिख ही लिए होगे, ब्लैंक से कर दीजिए, ब्लैंक से कर दीजिए इसको। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है, अब सही। रेड मिटा दिया यार। चलिए, अगर प्रेडिकेट के स्थान पर केवल एक शब्द होगा तो वो होगा वो, उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। मान लीजिए कि कोई और शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा, कोई और शब्द है तो या तो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। क्या है, या तो ऑब्जेक्ट है या तो कॉम्प्लीमेंट है। आ रहा है कि नहीं, ये देखो, आ रहा है ना, या तो ऑब्जेक्ट है या तो कॉम्प्लीमेंट है। अगर प्रेडिकेट पार्ट में केवल एक शब्द है तो वह क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ऐसी दशा में वह क्रिया जानते हो हमेशा इंट्रास्टिंग वर्ब होती है। क्या हो जाएगी, इंट्रास्टिंग। अब इसके बाद कोई शब्द और जोड़ना चाहते हो तो चाहे ऑब्जेक्ट लगा दो और चाहे सीधे कॉम्प्लीमेंट लगा दो। अगर आप ऑब्जेक्ट लगाते हो तो क्रिया ट्रांसिटिव हो गई, अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो क्रिया जो कहते हो इंट्रांसिटिव रहेगी। ध्यान देना, नियम बना करके इन सारी बातों को मैं समझाऊंगा, लेकिन लेक्चर आज का बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ब है, वर्ब के बाद यहीं पर क्लोज कर सकते हो फुल स्टॉप, तो यह क्या होगा, इंट्रांसिटिव। अब कोई शब्द पढ़ाना चाहते हो और इसे इंट्रांसिटिव ही रखना चाहते हो तो वह शब्द होगा कॉम्प्लीमेंट। परंतु
तो यह क्रिया हो जाएगी ट्रांसटिव। अब चलो दोनों लगा दो यार, क्या दिक्कत है? ऑब्जेक्ट भी लगा दो, कंप्लीमेंट लगा दो, तो ये फुल लेंथ में आ गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट फुल लेंथ में जब होगा तो कुल कितने शब्द होंगे? 3। एक होगा वो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। ध्यान देना इस बात पर। इस तरह से प्रेडिकेट पार्ट के कुल कितने पार्ट्स हो गए? 3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कंप्लीमेंट। कुल कितने पार्ट्स हो गए भैया प्रेडिकेट के? अगर प्रेडिकेट पार्ट फुल लेंथ में है तो 3 पार्ट्स हो गए, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। अब सवाल ये उठता है, कब ऑब्जेक्ट भैया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आप 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। सिंगल है ऑब्जेक्ट तो केवल ऑब्जेक्ट कहो, लेकिन 2 है, 2 ऑब्जेक्ट है तो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंडायरेक्ट। या नहीं लगाएंगे, यहाँ गलती हो रही है। अगर 2 शब्द है तो एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ध्यान दीजिए, या नहीं लगाएंगे। सिंगल है तो या होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वह या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, लेकिन 2 है तो पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब इसके लिए आप कहाँ प्रेडिकेट को भली बात समझने के लिए आप वर्ब का चैप्टर पढ़ो। वर्ब का चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट खोल लो। हालांकि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी उसको आप क्लियर करो। अब चलो कंप्लीमेंट पार्ट में जाओ, तो कंप्लीमेंट 3 तरह के होते हैं। तो कंप्लीमेंट 3 तरह के होते हैं। कंप्लीमेंट में वन टाइम में एक ही कोई आएगा, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, एक है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सी फॉर कंप्लीमेंट, और दूसरा है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और तीसरा है ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। क्या है जी? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। आया कि नहीं जी? ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट। तो इसके लिए आप प्रेडिकेट पार्ट को अच्छी तरह समझने के लिए वर्ब का चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, मेरा क्लास ले लेते हैं, प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहाँ और बढ़िया से पढ़ाया हूँ, बहुत क्लियर किया हूँ। फिर भी यहाँ दोबारा मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? तो आज के क्लास में क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब अगले क्लास में 1 बाय 1 सबसे पहले हम खोलेंगे क्या दी? सब्जेक्ट पार्ट को, और सब्जेक्ट से संबंधित नियम जितने होते हैं वो बताए जाएंगे, लिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। उसके बाद हम प्रेडिकेट को खोलेंगे, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। फिर आगे का जो चैप्टर खुलेगा वो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर आगे टेंस चलेगा। तो इस क्रम में ये इवनिंग में क्लास हम चलाएंगे। मॉर्निंग में वॉइस चल रहा है, मॉर्निंग वाला जो है वॉइस के बाद नरेशन चलेगा, फिर आगे का हम टॉपिक घोषित करेंगे। तो आप क्या करिए, कंटिन्यू बने रहिए। और वो बात तो मैं करता नहीं हूँ, ना कभी कहूँगा, मुझे शर्म लगती है, क्योंकि मैं वीडियो मेकर तो हूँ नहीं ना जी कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अरे भाई वो कोने में बैठी है ना घंटी घंटी लोग कहते हैं, मैं भी सुनता हूँ, खोलता हूँ किसी किसी का है, उसको बजा देना ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। अरे भैया ये सब गधापंथी के पीछे मुझे नहीं जाना है, मैं टीचर हूँ, ठीक ना भैया। 16-17 साल तो अपनी खुद की कोचिंग हो गई, पढ़ाते पढ़ाते 27 साल का अनुभव है। तो थोड़ा सा ये सब बात अच्छी नहीं लगती है। ये तो अपने छात्रों के मांग के कारण, डिमांड के कारण कि सर आप भी कुछ काम करिए यूट्यूब पर, ताकि देहात में, गांव में, हर जगह आपका वीडियो पहुंचे,
आपके मैटर को लोग पाए, सफलता पाए, इस उद्देश्य से मैंने काम करना शुरू किया और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। है वीडियोस तो बहुत बन गई है, 300 पार हो गई है, लेकिन वायरल नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि मुझे कुछ आता ही नहीं था यार, टैग लगाना कैसे क्या होता है, यूट्यूब कैसे काम करता है। नहीं तो अब तक तो बहुत वायरल हो गई होती, मैं बहुत आगे निकल गया होता। सब मैटर पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को सीख रहा हूँ अभी, और टैग चेंज कर रहा हूँ, खुद कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। तो कुछ वीडियोस हमारी वायरल होने लगी हैं, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ने लगा है। तो मैं ये कहूँगा, बस सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो अपने परिवार में, तो अपने जूनियर भाई बहन सबको कहो ना, अगर आप लाइक करते हो तो सबको बता दो कि सर का पढ़ो मैटर है, नेट पैक डलवा दो, अपना घर बैठे अच्छी चीज़ पा जाते हैं। फिर अपने साथी को बता करके उसका भी कल्याण करो। ये चीज़ तो मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि खुद अपना भी कल्याण करिए और दूसरे का भी भला करिए, ठीक है ना जी। कर भला का जी दरिया में बहा वाली कहावत है कि कर भला दरिया में बहा। तो भला करिए, नेकी करो और भूल जाओ कि मैंने किसी का नेकी किया हो, ठीक है ना। आप एहसान मत जताइए, सीधा सीधा। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू कहता हूँ।